आप सबके सामने एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज एक नए टॉपिक, ठीक है, अगला चैप्टर धातु अधातु के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप सबको सारे टॉपिक क्लियर रूप से बताने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करेंगे, ठीक है। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं अब की बार, ठीक है, जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं A to Z पूरा चैप्टर यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कक्षा 10 के विज्ञान को आज पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ाते हैं बच्चों? बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी धातु। सबसे पहली हेडिंग क्या है? धातु, जिसे हम मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल्स, धातुएं, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वह तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। क्या परिभाषा कहना है आपको? वह तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर प्रोटॉनों को क्या करने वाले, अवशोषित करने वाले या आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु समझ में आया। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती हैं धातु कहलाती हैं। तो धातु, सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण जानते हैं। क्या होते हैं धातुओं के भौतिक गुण? धातुओं में क्या क्या होता है, ठीक है, धातुओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम धातु के जो गुण हैं, उस गुण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धातु चमक। धात्विक चमक, मतलब जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती है। कैसी होती हैं? चमकीली होती है, ठीक है। तो अधिकतर सभी धातुएं क्या होती है बच्चों? चमकीली होती है। धात्विक चमक मतलब क्या हो गई? वह धातुएं जो सभी चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भी चमकीली होती हैं, ठीक है। कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो अधातुएं भी चमकीली होती हैं, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं। ये क्या है? अधातुएं हैं, फिर भी ये क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, ठीक है। तो धातुओं का एक विशिष्ट गुण है चमकना। क्या? चमकना, ठीक है। तो धातुएं चमकती हैं। समझ में आ रही है इतनी बात कि धात्विक चमक, आपको हेडिंग डालनी है धात्विक चमक, और उसके नीचे क्या लिख देना है कि वह धातुएं जो चमकदार होती हैं, धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या किया जाता है? इनके ऊपर पॉलिश भी चढ़ाई जाती है। कई प्रकार से धातुओं के ऊपर पॉलिश भी चढ़ा दी जाती है। दूसरा होता है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचलता। क्या क्या करती हैं? तो धातुएं होती हैं और विद्युत और ऊष्मा का सुचालन करती हैं। क्या करती हैं? सुचालन करती हैं, मतलब वहां पर विद्युत और ऊष्मा का प्रभाव हो सकता है। धातुओं पर क्या हो सकता है? ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने डिफिनेशन में ही आपको बताया था, वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका विशिष्ट दूसरा गुण है कि विद्युत ऊष्मीय सुचालकता रखती हैं, ठीक है। जो विद्युत होती है, विद्युत होता है वो क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा होती है, वो धातु क्या करती है? उसमें धातुओं में चालकता होती है, मतलब धातुएं क्या करती हैं? विद्युत का चालन करती हैं। तीसरा है आघात वर्धनता, ठीक है। आघात वर्धनता मतलब क्या होता है? जब धातुओं को हम पीटते हैं, आघात वर्धनी बनाते हैं, ठीक है। तो धातुओं को पीट कर उन्हें चौड़ा किया जा सकता है। धातुओं को क्या करके? पीट कर चौड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यह एक विशिष्ट गुण होता है। जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं को हम पीट कर क्या कर सकते हैं? चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो आघात वर्धनता का मतलब समझ गए। आघात वर्धनी मतलब क्या होती है? चोट को सहन करके अपने आप को क्या कर लेती है? फैला लेती हैं। तो यह इसी को हम आघात वर्धनता
कहते हैं। तो धातुओं का एक विशिष्ट गुण है आघातवर्धनता, मतलब उन्हें पीट कर हम चौड़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सोना और चांदी को हम आघातवर्धनी धातुएं हैं। सबसे ज्यादा क्या है? सोना और चांदी आघातवर्धनी धातुएं हैं। अगला टॉपिक है तन्यता। क्या होता है? तन्यता। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। तन्य मतलब होती हैं जिनको हम एक रबड़ की तरह खींच सकते हैं, मतलब एक खींच कर लंबा सा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचकर एक लंबा तार तैयार करना। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सोना जो होता है वो क्या होता है? तन्य होता है। सबसे ज्यादा सोना क्या होता है? तन्य धातु है, जिसका हम 2 मीटर लंबा तार, कितना? 2 मीटर लंबा तार हम 1 ग्राम सोने के चांदी सोने के उससे सोने से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। फिर कठोरता। क्या आता है? कठोरता। तो कठोरता जो होती है धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, सभी धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम एक ऐसी धातुएं हैं, ये अपवाद हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन होती धातुएं ही हैं। ठीक है, तो कठोरता में विशेष ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम 2 धातुएं होती हैं, इन्हें क्या किया जाता है? एक कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, वैसे सभी धातुओं का ज्यादातर क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। अगला होता है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई धातु क्या होती है? गलने लगती है, पिघलने लगती है, उसका वो क्या होता है? धातु का गलनांक होता है। उस धातु का क्या होता है? वो गलनांक होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब ये होता है वह धातु उस जिस ताप पर, वह धातु जिस ताप पर भाप बन के उड़ने लगती है, भाप बनकर क्या होती है? उड़ जाती है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो इसी प्रकार से तो सबसे ज्यादा कथन जो गलनांक है, कॉपर का गलनांक होता है 1038 डिग्री। कितना? 1038 डिग्री। कॉपर जो होता है 1038 डिग्री पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है, पानी के जैसा द्रव बन जाता है। ठीक है, 1038 डिग्री पर क्या होता है? वो पिघल जाता है। और जब उसकी ताप हम और बढ़ा देते हैं, 2575 डिग्री तक ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो भाप में उड़ने लगता है, भाप में उड़ने लगता है। अर्थात अगर हम बात करें तो क्वथनांक की तो 1038 डिग्री होता है, और अगर गलनांक की बात करें तो 1038 डिग्री, और क्वथनांक की बात करें तो 2575 डिग्री तक होता है। ठीक है, अगला देखिए आयरन, लोहा। आयरन की बात करें तो आयरन का जो गलनांक है वो 3535 डिग्री है, 1535 डिग्री, सॉरी 1535 डिग्री है। ठीक है, लोहा क्या होता है? 1535 डिग्री पर बिल्कुल क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। ठीक है, और उसको अगर वाष्पित कर देना है तो 2870 डिग्री तक आपको टेम्परेचर बनाना होगा, 2870 डिग्री लगभग। ठीक है, इसके लगभग हमें क्या करना है? टेम्परेचर को बनाना होगा, जिससे क्या हो जाएगा? आयरन वाष्पित होने लगेगा। ठीक है, अगला देखिए ध्वनि। ठीक है, तो धातुएं होती हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगर इन्हें क्या करते हैं? इस पर कोई चोट लगाई जाती है, ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो समझ में आया? धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। एक विशिष्ट गुण है। क्या है? धातुओं का एक विशिष्ट गुण है, वह क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला है विलेयता। धातुएं अविलेय होती हैं। ठीक है, ये धातुएं विलेय नहीं होती हैं। ठीक है, इसका एक विशिष्ट गुण है, ये विलेय नहीं होती। धातुएं क्या होती हैं? विलेय नहीं होती, अविलेय होती हैं। ठीक है, अगला समझिए। तो इस तरह से आपके एक विशिष्ट गुण थे। धात्विक चमक, सबसे पहले तो धातुएं चमकती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकती हैं। दूसरा विद्युत का चालन करती हैं, ऊष्मा का चालन करती हैं। तीसरा आघातवर्धनीय होती है। क्या होती है? आघातवर्धनीय होती है, मतलब चोट को सहकर क्या करती है? अपने आप को चौड़ा बना लेती है। तन्यता तन्य होती है, मतलब इनको खींचा जा सकता है, पतले तार बनाए जा सकते हैं। कठोर होती है। गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है? उच्च होता है। बहुत सी धातु, सभी धातुओं का, अक्सर धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, ये क्या होती है? ध्वनिक होती है। ठीक है, जैसे कि
आपके स्कूल में घंटा लगा रहता है, ठीक है, जिसे बजाने के लिए ये क्या करते हैं, लोहे के घंटे को लोहे की किसी चीज़ से मतलब बजाया जाता है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बहुत सारी सभी चीज़ें जो अक्सर होती हैं वो क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। सभी जो धातुएं होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। विलेयता, ठीक है, ये जल में विलय नहीं होती है, जल में विलय नहीं होती है। विलेयता जो है ये बिल्कुल भी इनका मतलब जल में विलय होती नहीं है, धातुएं जल में विलय नहीं होती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। मैंने भौतिक गुण पढ़ा है, इसके बाद अब रासायनिक गुण देखते हैं। तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब हम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो धातुओं की अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने से धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड बनते हैं। देखो जैसा कि यहाँ पर हम कोई धातु ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई धातु जैसे जिंक हम यहाँ पर लेते हैं, Zn प्लस ऑक्सीजन O2, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ZnO, क्या बनेगा, ZnO, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन जिंक प्लस ऑक्सीजन तो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली अभिक्रिया हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। दूसरा है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, तो दूसरा प्रयोग करते हैं जल के साथ, ठीक है। तो धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल जो होता है सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब सभी धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बाकी जो धातुएं होती हैं वो उसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। जो कुछ सम धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं होती हैं जो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, या फिर कुछ धातुएं जो होती हैं धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पोटेशियम है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बना रही है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो पोटेशियम और H2O अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोक्साइड, और साथ में जल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आयरन जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जो आयरन होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। प्लस जल निकाल रहा है, प्लस क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड बनते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ आ गया इतना बात, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो सभी जो धातुएं होती हैं नॉर्मल मतलब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पोटेशियम का जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर आयरन की अभिक्रिया जल के साथ, आयरन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ हो रही है। तब यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का निर्माण, ये हाँ ठीक है, ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनना है, ठीक है। अब तीसरी बार देखते हैं, तीसरी बार हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धातुओं की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, सभी जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ
अवक्रिया जो क्रियाशीलता होती है ना, वो अवक्रिया नहीं प्रदर्शित करती हैं। जो सभी धातुएं जो होती हैं, सभी क्या धातुएं जो होती हैं वो इसके साथ अवक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम नाम की जो सभी धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया करती हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी धातुएं जो हैं इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण करती हैं, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला है धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धातुओं को हम तन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराकर देखते हैं। तो धातु तनु अम्ल धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई धातु ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं जलियन जिंक, ठीक है, जिंक लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, HCl लेते हैं। अब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ZnCl। ZnCl क्या हो गया, लवण हो गया है। ZnCl क्या बन गया, लवण, प्लस H2 गैस निकलेगी, क्या होगी, H2 गैस मुक्त होगी। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है, समझ आ गया, इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो धातु की अभिक्रिया जब किसके साथ होती है, तन अम्लों के साथ होती है, तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला देखिए, सक्रियता श्रेणी। क्या होती है बच्चों सक्रियता श्रेणी, ठीक है, तो धातुओं का वह क्रम, धातुओं का वह क्रम जिसमें धातुएं अभिक्रियाशीलता के हिसाब से रखी जाती हैं, ठीक है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, परिभाषा बनाकर कहें तो क्या कहेंगे, वह धातुओं का वह क्रम जिसमें धातुएं अभिक्रियाशीलता के आधार पर रखी जाती हैं उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सबसे ऊपर, फिर उससे कम क्रियाशील धातु नीचे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हम क्रम से रखते हुए धातुओं को रखते हैं, ठीक है, उनकी अभिक्रियाशीलता के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, सक्रियता श्रेणी बनी हुई है। क्या बनी बच्चों, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो पोटेशियम, क्या मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम धातु जो है तो सबसे क्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे क्रियाशील धातु है। फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम का नाम आता है, फिर मैग्नीशियम का, फिर किसका, Al का, Al मतलब होता है एल्युमिनियम का, ठीक है, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, पाइप, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर क्या आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। इस तरह से इनके नाम आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये धातुओं को घटता क्रम है, कैसा है, यहाँ पर लिख देते हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता, धातुओं की लिख देते हैं, धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता, ठीक, धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता मतलब धातुएं इधर से जो इधर ऊपर से नीचे की धातुएं हैं या क्या होती हैं, घटते हुए क्रम में आती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस बता रहे हैं, क्या कहते हैं आयरन, ठीक है, फिर Pb, ये सभी जो धातुएं अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर आता है बीच में हाइड्रोजन, क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी गैसें रखी गई हैं वो सभी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और नीचे कम क्रियाशील धातु हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है और ये क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो जो अब अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो इसी के हिसाब से होती है, इसी के हिसाब से होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कम क्रियाशील धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु के उसके लवण से किया जा सकता, धातु के जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। जैसे कि पोटेशियम है, ठीक है, तो पोटेशियम अगर क्रियाशील धातु है, ठीक है,
और यहाँ पर रखी क्या है, सोडियम। ठीक, सोडियम का जली विलयन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पोटेशियम धातु यहाँ पर उसमें रख दी जाएगी, मिला दी जाएगी, तो क्या करेगी, सोडियम को विस्थापित कर देगी। सोडियम को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। इसी प्रकार से अगर सोडियम अधिक क्रियाशील है, अगर कैल्शियम को रख दिया जाता है तो कैल्शियम जो सोडियम है कैल्शियम को हटा देगा। इस तरह से क्या करता है, वह अपने से कम क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, इस तरह से ये सभी धातुएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि प्रश्न भाई पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। कहता कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। कह रहा कि जो कॉपर की छड़ है एक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका विलयन है, विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, रंग नीला हो जाता है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो देखो जो कॉपर होती है वो अधिक क्रियाशील है। कॉपर कहाँ है कॉपर भाई, ये देखो कॉपर है। कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर देखो, सिल्वर ये सिल्वर सॉरी, ठीक है, ये सिल्वर है। सिल्वर से क्या है, ये अधिक क्रियाशील है। तो क्या होता है, Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब ए, ठीक है, AgNO3 अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये क्या होगा, जली विलयन इसका है, ये जली विलयन है, ठीक है। तो जली विलयन कॉपर है, ये कॉपर है। अगर इसके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Ag को यहाँ से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो खुद वो इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा, CuNO3 मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा बच्चों, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का रंग क्या होता है, नीला होता है, नीला होता है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, जब Ag वहां से हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ का जो विलयन होगा वो नीला दिखाई देगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस तरह से ये होता है, ये इसमें होता है। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की छड़ को हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, विलयन नीला दिखाई देने लगता है। इसका कारण है अभिक्रियाशीलता। इसका कारण क्या है, धातु की अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो इस तरह से